नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। किरण रिजिजू ने पत्र में लिखते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के बाद केंद्र सरकार उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। केंद्र से उच्च न्यायालय को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद अब जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि नैनीताल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल में साल भर प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड की स्थिति बनी रहती है। शहर में पर्यटकों की भारी आवाजाही से फैली अव्यवस्थाओं की वजह से भी हाईकोर्ट शिफ्ट किया जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट में जजों की पीठ बढ़ने के कारण भी इसे शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। पहले नैनीताल हाईकोर्ट में 5 जजों की पीठ थी, जो अब बढ़कर 11 जजों की होने वाली है। उसके अनुसार भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की नैनीताल में कमी है, जिसके कारण भी इसकी शिफ्टिंग की जा रही है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर क्षेत्र में अक्टूबर 2022 में आपदा से प्रभावित सौंग पुल, ग्राम पंचायत खैरी मानसिंह में क्षतिग्रस्त सड़कें और पुश्तों के पुनर्निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें, सौंग पुल के स्थलीय निरीक्षण के दौरान सीएम ने नदी में निर्माणाधीन सुरक्षा दीवारों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सौंग नदी के चैनलाइज हेतु जल्द से जल्द प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए और अन्य सभी आपत्तियों के निस्तारण हेतु शीघ्र शासन स्तर से कार्रवाई करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भी क्षेत्र में अधिक कटाव की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां पर भी सुरक्षा दीवारों का निर्माण हो और चैनलाइज करने का कार्य तेजी से किया जाए। इस मौके पर सीएम के साथ विधायक रायपुर उमेश शर्मा, जिलाधिकारी सोनिका और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने सैंग पुल को निरीक्षण करने के बाद न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन से खास बातचीत करते हुए बताया कि आगामी मॉनसून सीजन से पहले ही राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी तैयारी पूरी हो जाए। सीएम धामी ने राहुल गांधी की लोकसभा से समाप्त हुई सदस्यता पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश नियम कानूनों से चलता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मानसून सीजन और बीते दिनों में आई आपदा से नुकसान का जायजा लेने निकले हैं, हमारे साथ हैं। सर, आज आप ग्राउंड जीरो पर हैं, हर एक चीज खुद देख रहे हैं, लोगों से खुद बातचीत कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय को भी आपने निर्देश दिए हैं। चूँकि पिछले वर्ष की आपदा में ये पुल भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था, ये काफ़ी एरिया यहाँ का क्षतिग्रस्त हो गया था और इस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी हुआ है। इसके सबके शासनादेश भी हो गए हैं, धनराशि भी जारी हो गई है। अभी कुछ काम वर्षा काल के हिसाब से जिस समय अत्यधिक वर्षा का समय होता है, फिर से कोई स्थिति ऐसी ना हो, सभी का निरीक्षण कर रहे हैं। और जो अनावश्यक रूप से ये चैनलाइज करने की जो बात है, वो भी हमने कहा है जिलाधिकारी जी को कि आप इसको चैनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको ज़रूर कर लें, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में जहाँ जहाँ पर भी ज़्यादा रॉ मटेरियल है उसके कारण से बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और जो ये रास्ता है पानी का वो बदल जाता है, जिसके कारण से बड़े नुकसान होता है। पिछले वर्षों में हमने ये अनुभव किया है, इसलिए पिछले वर्षों के अनुभव से भी हम लोग उस अनुभव से सीख लेते हुए आगे ऐसी स्थिति पैदा न हो, उसके लिए अभी से काम कर रहे हैं। सर, माना जाए मानसून से पहले जो तैयारी है वो अभी से सुनिश्चित हो जाए ताकि लोगों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े, पानी निकासी आदि की व्यवस्था हो जाए। हाँ, निश्चित रूप से पानी की निकासी है और जहाँ मलबा ज़्यादा आया हुआ है उस मलबे को हटाकर चैनलाइजेशन की प्रक्रिया है और जहाँ पर पिचिंग होनी है या कोई सेफ्टी के काम होने हैं वो सारे के सारे हों। सर, एक आज की राष्ट्रीय राजनीतिक बड़ी गतिविधि हुई है। कल राहुल जी को सजा हुई थी, राहुल गांधी को। आज उनकी लोकसभा से जो सदस्यता है उसको समाप्त कर दिया है लोकसभा द्वारा। इसे कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, जो आदमी भी जो भी गलत करेगा, भारत का संविधान है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो उससे बड़ा कोई नहीं है। अगर कोई गलत काम करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई हुई है तो लोगों का विधि पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर और ज़्यादा विश्वास प्रगाढ़ हुआ है।
क्या आपको लगता है विदेश में जाके जो उन्होंने बोला, और आपने भी बहुत एक सख्त बयान दिया था उन्होंने, कि विदेश जाकर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बदनाम करने की एक कोशिश की गई? निश्चित रूप से आज जहां आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, स्वाभिमान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, दुनिया भारत को एक वैश्विक ताकत के रूप में देख रही है, वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार का बयान देना, कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पर इस प्रकार की बात कहना संपूर्ण देशवासियों का अपमान है। इसलिए उस अपमान के लिए भी उनको देश के सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बहुत दो टूक साफ कहा है कि राहुल गांधी के जो बयान थे वो इस प्रकार से थे जिससे पूरे देश की छवि को नुकसान हुआ। दूसरा, मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हुई, ये सीधे तौर पर बताता है कि देश में नियम और कानूनों का पालन होता है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में रोष है। देहरादून में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कांग्रेसियों ने राहुल की लोकसभा की सदस्यता खत्म किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि राजधानी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से घंटा घर तक मशाल जुलूस निकाला। इस मशाल जुलूस में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। देश का लोकतंत्र खतरे में है और जिस तरीके से राहुल गांधी जी का उत्पीड़न सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, उनकी लोकसभा की सदस्यता को समाप्त करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है, उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर कांग्रेस जनों में और आम जनों में जन आक्रोश है। और आज यूथ कांग्रेस द्वारा मशाल जुलूस निकाल करके ये संदेश पूरे देश को दिया गया है, राहुल गांधी जी की सदस्यता को खत्म किया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी चुनाव हार गए थे तो इंदिरा जी ने सीटें खाली कराकर उनको लोकसभा बुलाने का काम किया था ताकि विपक्ष के सुझाव आए और सरकार काम करे। आज जो तानाशाह सरकार है वो चाहती नहीं है कि कोई उनके खिलाफ जो गलत हो रहा है उस पर कुछ बोले। वह कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहकी बहकी बातें करते हैं, ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर कहा कि धामी सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। इस सरकार में प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक काम किए गए हैं। जिसका नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, किस प्रकार की बहकी बहकी बातें हमारे पप्पू भैया करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनको बोलो अपने चश्मे का नंबर बदली करें और देखें कि 1 साल के अंदर कितने ऐतिहासिक काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किए हैं। जिसका नेता मानसिक रूप वह राज्य सरकार का सबसे बड़ा दफ्तर यानी कि सचिवालय अवकाश के दिन शनिवार को भी खुला हुआ है। वजह है मार्च क्लोजिंग। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बजट को समय से उचित मद में खर्च किया जाना है। काम के अधिक दबाव को देखते हुए अवकाश के दिन भी सचिवालय खोला गया है। सचिवालय का जायजा लिया हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। शनिवार को बंद रहने वाले सचिवालय में भी आज हलचल है। अफसर और कर्मचारी आज आ रहे हैं। इस वक्त मैं मुख्यमंत्री कार्यालय की जो बिल्डिंग है, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम भवन कहते हैं, उसके ठीक बाहर हूँ। दरअसल मार्च क्लोजिंग का प्रेशर जो हम प्राइवेट कंपनियों पर या निजी सेक्टर पर देखते हैं, उसका प्रेशर सचिवालय पर भी है। लिहाजा मार्च क्लोजिंग को देखते हुए आज शनिवार के दिन भी सचिवालय सामान्य प्रशासन के आदेशों पर आरओ, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी भी विभागवार अपने अपने दफ्तरों में पहुंच रहे हैं।
दरअसल राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दो टूक कहा है कि बजट का सदुपयोग हो और समय से योजनाओं का लाभ आम जन को मिले। यही वजह है कि शनिवार रविवार को बंद रहने वाला सचिवालय आज शनिवार के दिन भी खुला हुआ है और आम दिनों के तरह सामान्य दिनों की तरह यहां पर आज भी कामकाज हो रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। वारिश पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल की खोजबीन और जांच कर एनआईए की टीम उत्तराखंड तक पहुंच गई है। एनआईए ने राजधानी देहरादून से एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह महिला काफी समय से अमृतपाल के अभियान से जुड़ी हुई थी। एनआईए ने महिला से पहले उसके घर पर पूछताछ की, इसके बाद उसे अपने साथ दिल्ली ले गई। देखिए हमारे संवाददाता सुदीप जैन की खास रिपोर्ट। वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल की तलाश अब उत्तराखंड में भी जोरों शोरों से की जा रही है। उत्तराखंड की नेपाल से सटी सीमा बनबसा टनकपुर के निकट और हिमाचल होते हुए उत्तराखंड आने वाले रास्ते पर भी पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस वक्त चेकिंग अभियान चला रही है। दरअसल एक शक ये है कि अमृतपाल फरार होते वक्त अपनी वेशभूषा को बदला और फरारी के लिए उसने उत्तराखंड का रुख किया। हालांकि आधिकारिक रूप से भी पुष्टि नहीं हुई है, परंतु अलग अलग एजेंसीज के इनपुट के आधार पर उत्तराखंड में भी तेजी से तफ्तीश चल रही है और अमृतपाल का ठिकाना तलाशा जा रहा है। सूत्रों की माने तो एनआईए ने जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अमृतपाल की समर्थक एक महिला से भी पूछताछ की है, उसे अपने साथ लेकर गई है। देहरादून निवासी ये महिला थी। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी इसकी पुष्टि नहीं हो रही है और पुलिस मुख्यालय भी इस प्रकार की किसी भी जानकारी से इनकार कर रहा है। परंतु जिस प्रकार से अमृतपाल मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की सख्ती और एनआईए जैसी टीम तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको देखते हुए उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट है। अपने बॉर्डर्स पर विशेषकर बनबसा और कुल्हाल बॉर्डर जो कि विकास नगर हिमाचल से आता है, उस पर खासा मुस्तैदी से वाहनों की चेकिंग कर रही है। एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स के कुछ तेज तर्रार सब इंस्पेक्टर भी इस पूरे मामले का इनपुट अधिक से अधिक हासिल कर अमृतपाल तक या उसके समर्थकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही अमृतपाल के समर्थकों जो सोशल मीडिया पर बीते दिनों खासा सक्रिय रहते थे, उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। अकेले उधम सिंह नगर में ऐसे 10 लोग चिन्हित हुए हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह हरिद्वार में सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सबसे पहले अमित शाह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट विभाग की 670 अपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अमित शाह आएंगे, सभी सहकारिता से संबंधित सहकारिता बंधुओं को संबोधित करेंगे। यशस्वी गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का उत्तराखंड दौरा 31 मार्च को बना हुआ है। 31 मार्च को उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद में माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और वहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। उसके बाद कोऑपरेटिव विभाग की 670 एपेक्स बॉडी को कंप्यूटराइज जो है ऑनलाइन करने का कार्यक्रम है। उन 670 अपेक्स बॉडीज को वो कंप्यूटराइज ऑन करेंगे। वहीं रुद्रपुर में एक फुटवेयर के गोदाम में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। गोदाम मालिक के अनुसार वह होलसेल का काम करता है और दुकान में करीब 30 से 40 लाख का सामान था।
खबर लक्सर के सुल्तानपुर से है, जहां इन दिनों निर्माणाधीन एक सार्वजनिक बड़े नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दरअसल क्षेत्र के टिकमपुर और सुल्तानपुर के पास दूषित जल की निकासी के लिए हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की विधायक अनुपमा रावत द्वारा विधायक निधि से नाले का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि आसपास के गांवों के दूषित जल की निकासी की जा सके। और वहीं इस नाले के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण में बढ़ोतरी करते हुए पूर्व से ही एक गांव के दूषित जल की निकासी की जा रही थी, मगर अब अन्य गांवों के दूषित जल की निकासी भी इसी नाले से की जा रही है। इसकी वजह से जलभराव और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले को लेकर विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आ चुका है, जल्द ही मिल बैठकर समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई ना कोई समाधान होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर कोई बात आती है सामने तो उसका समाधान हो। सब लोग एक है, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे गांव में सफाई हो और दूसरे के गांव में खराब हो। ऐसा कोई नहीं चाहता, सब मिल बांट के मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरे गांव के अंदर 2 तालाब हैं, जिसमें पहले से ही 2 नाले इसमें छोटे रखे सुल्तानपुर गांव से। और मेरे गांव की पहले से इतनी स्थिति नाजुक हो रखी है कि इसमें पानी की निकासी कहीं है नहीं। तालाब में इतनी गंदगी हो रखी है। पूरे गांव के नलकों का पानी खराब हो चुका है, पीने योग्य पानी नहीं रहा। आज लोग पीने के पानी से भी तरस रहे हैं। आज स्थिति ये है कि आज इतना पानी निकासी न होने के बाद भी दूसरे गांव यानी कि जो मोहम्मदपुर कुनारी के तालाब का पानी भी मेरे गांव के तालाब में जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। 24 मार्च देर रात से उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में भी 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों तक मौसम के इसी तरह बने रहने के आसार हैं। वहीं उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। और इस बदलते मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुदीप जैन ने। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ा है। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम यूपी से लेकर उत्तराखंड तक अपना असर दिखाएगा। और कुछ इसी प्रकार से मौसम का मिजाज कल शाम से बदला। रात में कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग का अलर्ट है कि पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों यानी 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर बर्फबारी, जबकि मैदानी निचले इलाकों में बूंदाबांदी, तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि मिल सकती है। ये बारिश बर्फबारी किसानों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। जहां गेहूं की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, तो वहीं लीची और आम के फूल जो आ चुके हैं फल की शक्ल लेने से पहले ही टूट रहे हैं या पानी पड़ने के कारण वो कमजोर हो रहे हैं। बहरहाल मौसम अगले 24 घंटे के बाद ही साफ होने के आसार हैं और तापमान गिरने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मार्च अंत की ओर है, परंतु तापमान फरवरी के आसपास के चल रहे हैं। इससे लोग भी परेशान हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वही मौसम विभाग की जारी भारी बारिश की चेतावनी बिल्कुल सटीक साबित हुई। पिछले 3 दिनों से अल्मोड़ा जिले का मौसम बुरी तरीके से बदला हुआ है। जिले के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों की खेती को भी फायदा मिलने के आसार है। भारी बारिश को लेकर जिला प्रशासन ने जनपद के सभी तहसीलों और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।